देखिए, तथ्य का होना एक बात है और तथ्य के होने का साक्ष्य होना दूसरी बात है, और तथ्य के होने के साक्ष्य का समर्थन होना एक तीसरी बात है। तीन बातें। एक तथ्य है, दूसरा तथ्य का साक्ष्य है, और तीसरा तथ्य के साक्ष्य का समर्थन करने वाले तथ्य हैं। इन तीन तथ्यों को या तीन स्थितियों को आप अलग अलग नाम से जानते हैं। तथ्य है तो है ही है, लेकिन तथ्य जिस समय तक है जरूरी नहीं है उस समय तक उसके होने की गवाही की आवश्यकता पड़े। तथ्य का होना थोड़े समय के लिए होता है, यह तथ्य एक निश्चित समय तक होगा, और जब वो नहीं होगा तब वो था, इसे साबित करना होगा, और उसे साबित करने के लिए साक्ष्य इसी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन साक्ष्य वही दे पाएगा जिसने तथ्य को होते हुए देखा था, यह जिसने तथ्य का होना महसूस किया था, यह जिसने तथ्य को अस्तित्व में आते न सिर्फ अनुभव किया था बल्कि तथ्य को समाप्त होते हुए भी देखा। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सच ही कह रहा हो, उसके समर्थन की जरूरत यह भी है। तो ये तीन प्रकार की बातें हैं। तथ्य जो विवादित हैं, जिनका होना एक पक्ष कहता है थे और एक पक्ष कहता है कि नहीं थे, जिसको निर्णय लेना है वो उस स्थान पर नहीं था जहां पर उन तथ्यों का घटित होना कहा जाता है। उसे तय करना है कि थे या नहीं थे, और तथ्यों का होना एक निश्चित समय के लिए है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी असीमित समय के लिए नहीं है। यद्यपि सब कुछ असीमित समय के लिए है, कुछ भी नष्ट नहीं होता, लेकिन जो जिस रूप में है उस रूप में हमेशा न तो था न होगा। साइंस वो भी कहती है कुछ भी खत्म नहीं होता, इवन रेत का कण भी खत्म नहीं होता, उसके प्रारूप बदलते जाते हैं। कहते हैं एनर्जी खत्म नहीं हो सकती, खत्म किया ही नहीं जा सकता। बस केवल इतना है कि जो जिस रूप में दिख रहा है वो उस रूप में आगे दिखेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है, लेकिन जो दुनियावी जगत है इसमें तथ्य का होना यह साबित करना पड़ेगा। अगर उस तथ्य के अस्तित्व में होने के आधार पर किसी को कोई अधिकार मिलना है, कोई कर्तव्य उस पर आना है, या कोई दायित्व अधिरोपित होना, कुछ भी होना है, कुछ और होना है, तो तथ्य था, इसको साबित करना पड़ेगा। ठीक है, अब सवाल यह है कि तथ्य हुआ और खत्म हो गया, तथ्य है तो नहीं, इनकंटिन्यूएशन नहीं है, और अगर इनकंटिन्यूएशन है भी तो उसका प्रारूप, उसकी अभिव्यक्ति इतनी बदल चुकी है कि अब कोई पहचान नहीं सकता। जिस प्रारूप में तथ्य को होना चाहिए था, किसी अधिकार या कर्तव्य या दायित्व आदि के उत्पन्न होने के लिए, तथ्य अब उस रूप में नहीं है, लेकिन उस रूप में रहा ऐसा कुछ लोग कहते हैं, और ऐसा कुछ लोग कहते हैं उस रूप में नहीं रहा। यही विवाद है, इसी को फैक्ट इन डिस्प्यूट साक्ष्य की भाषा में कहते हैं। आप जो फैक्ट इन डिस्प्यूट की डेफिनेशन पढ़ते हैं कहां, इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो इंडियन एविडेंस एक्ट में फैक्ट इन डिस्प्यूट की जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि एक तथ्य फैक्ट इन डिस्प्यूट कहा जाता है अगर उस तथ्य का अस्तित्व में होना एक व्यक्ति प्रख्यात करता है और दूसरा व्यक्ति प्रत्याख्यात करता है, और वो तथ्य स्वयं में ऐसा है। अगर उसका अस्तित्व में होना या किसी समय वो अस्तित्व में था, इसको साबित कर दिया जाए, तो कोई ना कोई अधिकार, कोई ना कोई दायित्व, कोई ना कोई योग्यता, कोई ना कोई निर्योग्यता यह अवश्यमेव उत्पन्न होगी, या इसकी प्रकृति परिवर्तित हो जाएगी, या इसका विस्तार घटेगा या बढ़ेगा।
यही फैक्ट इन डिस्प्यूट की डेफिनेशन है। आप कहते हैं ए ने बी का वध उन परिस्थितियों में किया जो हत्या की परिस्थितियां कही जाती हैं, तो फिर डेफिनेटली आप ऐसा कहते हैं। दूसरा कहता है कि या तो यह कहता कि हमने बी का वध किन्हीं भी परिस्थितियों में किया ही नहीं, न तो उन परिस्थितियों में किया जो हत्या की परिस्थितियां कही जाती हैं, और न उन परिस्थितियों में किया जो प्राइवेट प्रतिरक्षा की परिस्थितियां कही जाती हैं, और हमने किसी भी स्थिति में उसका वध किया ही नहीं। यह भी उसका कथन हो सकता है। लेकिन आप कहते हो कि वे परिस्थितियां अस्तित्व में आई थी, और अगर यह साबित हो जाए कि वे परिस्थितियां अस्तित्व में आई थी और इसने एक का वध किया है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर एक ही हत्या का दायित्व दंड के स्वरूप में उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है ना। अब सवाल यह है कि ए मरा तो, लेकिन बी ने उसका वध कारित किया और उन परिस्थितियों में कारित किया। यह साबित करना किसका काम है? जो यह कहता है कि बी हत्या का दोषी है ए का, उसे साबित करना पड़ेगा, क्योंकि वो कहता है कि बी ने ए की हत्या की। इसका मतलब यह हुआ कि किन्हीं भी सोर्सों से, किन्हीं भी स्रोतों से उसके पास यह जानकारी है कि बी का या ए का वध दूसरे के द्वारा उन परिस्थितियों में किया गया। अगर उसके पास यह जानकारी है ही नहीं, तो वो कैसे कहता है कि इट इज ए और बी हु हैज मर्डर्ड बी और ए? कैसे कहता है? इसका मतलब है कि उसके पास है, और अगर है उसके पास, तो उसी पर यह भार रखा जाना चाहिए कि वो ये साबित करे, अर्थात उन व्यक्तियों को लाए या उस प्रकार के साक्ष्यों को पेश करे जिनके आधार पर यह तय हो पाए कि क्या वे परिस्थितियां अस्तित्व में आई थी। इसीलिए आप एविडेंस एक्ट में देखते हैं, बस सबूत का भार उस पर है जो ये कहता है कि अमुक बात अस्तित्व में रही है। और वो कौन होता है? अभियोजन का पक्ष। क्योंकि हम क्रिमिनल साइड के आदमी हैं, इसलिए हमारे उदाहरण वहीं से आते हैं। अन्यथा दीवानी में भी जो ये कहता है अमुक मकान मेरा है, कहने का प्रारूप नकारात्मक भी हो सकता है। आप ये कह सकते हैं ये मकान किसी और का नहीं है, तो भी सिर्फ प्रारूप, सिर्फ अभिव्यक्ति ये नकारात्मक हुई है। इनफैक्ट आपने सकारात्मक बात कही है। तो साक्ष्य में नियम क्या है? जो पॉजिटिव बात कहता है इन कंटेंट नॉट इन एक्सप्रेशन। ठीक है ना। जो प्रारूप में सकारात्मक बात कहता है, अभिव्यक्ति भले ही नकारात्मक हो, लेकिन जो प्रारूप में सकारात्मक कहेगा उसे ही अपनी बात साबित करनी होगी। ये नियम है। तो अगर आप कहते हैं कि ए का वध बी ने उन परिस्थितियों में किया है जो परिस्थितियां हत्या की कहलाती हैं, तो आप ही को साबित करनी पड़ेगी बात। और आप जो साबित करेंगे तो साक्ष्य के आधार पर, और साक्ष्य आप अपनी ज्ञानेंद्रियों से ही हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इस जगत में आपका प्रवेश ज्ञानेंद्रियों से होता है। ठीक है। आप इस जगत में जो यात्रा करते हैं वो ज्ञानेंद्रियों से करते हैं। चाहे आंख देखती है और देखकर दृश्य की सूचना आपको देती है, आंख कान सुनता है और ध्वनि की सूचना आपको देता है। आप इसके मतलब कहीं अंदर हैं जिसको ज्ञानेंद्रियां बाह्य जगत की सूचना दे रही हैं, और आप उस सूचना को ग्रहण करके उस सूचना से सूचित हो रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है ना। तो आपकी सूचना एकदम 100% तभी हो सकती है जब आपकी सूचना आपकी ही ज्ञानेंद्रियों ने आपको दी हो। अगर किसी अन्य की ज्ञानेंद्रियों ने वो सूचना आपको दी है
तो आपकी सूचना 100% करेक्ट नहीं हो सकती, और फिर आपके ऊपर विश्वास करना ये बहुत अच्छा, ये बहुत प्रज्ञा की बात या बहुत बुद्धि की बात ये नहीं हो सकती। इसलिए एविडेंस में ये भी नियम है कि आई विटनेस उसको कहेंगे, आई एक प्रतीकात्मक ढंग से आई का उपयोग कर लिया, अदरवाइज कहने का मतलब वहां यह है कि जो सूचना देगा उसको जो निर्णायक है, किसके संबंध में, विवादित तथ्यों के अस्तित्व के संबंध में कि वे रहे हैं, वो वही व्यक्ति होना चाहिए जिसने विवादित तथ्यों के अस्तित्व में रहने की सूचना स्वयं अपनी ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण की थी। इसके अलावा कोई नहीं, क्योंकि अन्य पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है ना, ये सिद्धांत है। अब सवाल ये कि आप विवादित तथ्यों को घटित होते हुए आपने देखा, ठीक है, आप निर्णायक के समक्ष आकर इस बात को कहेंगे कि हमने घटित होते देखा था, बी ने ए को मारा था। काय से मारा? आप कहेंगे लाठी से मारा, डंडे से मारा। तो आप सच कहते हैं, यह कैसे मान लिया जाए? आपके समर्थन की जरूरत पड़ेगी, आपके समर्थन की जरूरत पड़ेगी। अगर डंडे से मारा तो डंडे की चोट होनी चाहिए, अगर गोली से मारा तो गोली की चोट होनी चाहिए। ठीक है, और गोली से मरने वाले, डंडे से मरने वाले के शरीर पर कुछ भिन्न प्रकार की क्षतियां और चोटें होती हैं, कुछ भिन्न प्रकार के निशान होते हैं, और सामान्य मृत्यु घटित हुई हो तो भिन्न प्रकार के होते हैं। अब सवाल यह है, व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी को मारने की इजाजत नहीं मिल सकती, और जिसने जिसको मारा है उसे उसके मारने के लिए दंड मिलना ही चाहिए। तो सवाल यह है कि ये जो तथ्य के साक्षी आएंगे, इनकी क्रेडिबिलिटी बढ़नी चाहिए, इनकी साख बढ़नी चाहिए, इनकी विश्वसनीयता बढ़नी चाहिए। यद्यपि इनकी विश्वसनीयता अन्य चीजों से बढ़ेगी, लेकिन अगर अन्य चीजें न भी हों फिर भी इन्हें विश्वसनीय साबित किया जा सकता है। आपने जो कुछ पूछा उन्होंने सब बताया, और ऐसे बताया कि एक जिसने नहीं देखा है वो वैसे बता ही नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है कि साइंस ऐसा नहीं है कि पहली बार दुनिया में आई है, पहले भी रही है, नहीं तो कृष्ण कैसे कह सकते हैं कि तुम भी कल थे, हम भी थे, कल भी होंगे, बस ये फॉर्म नहीं होगा, जिस रूप में आज आप खड़े हैं बस यही नहीं होगा, बाकी तुम भी कल थे, आज भी हो, कल भी रहोगे। यही तो साइंस कह रही है। साइंस क्या कह रही है? साइंस कह रही कुछ भी नष्ट नहीं होगा, अभिव्यक्ति बदल जाएगी, लकड़ी कोयला हो जाएगी, कोयला राख बन जाएगी, राख कुछ और हो जाएगी, लेकिन खत्म कुछ नहीं होगा। तो अगर ये देखा नहीं गया, अगर ये जाना नहीं गया, तो ये बोला कैसे जा सकता है? इसका मतलब देखा और जाना पहले भी गया, कहने के ढंग सामने वालों के मुताबिक होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो सवाल यह है कि ये व्यक्ति जो कहता है हमने देखा, ऐसा हुआ, इसकी विश्वसनीयता को बढ़ाए जाने की जरूरत है। यद्यपि जो चीजें इसकी विश्वसनीयता को बढ़ाएंगी वे सिर्फ इसकी विश्वसनीयता को बढ़ाएंगी, ये अदरवाइज भी विश्वसनीय हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि भाई दुनिया को भी दिखाना पड़ता है कि हम जिस बात पर विश्वास कर रहे हैं वो बात विश्वास के लायक है, इसलिए संबंधित व्यक्ति उसकी विश्वसनीयता को बढ़ाना पड़ता है। अब सवाल यह है कि एक मृत्यु हुई, उसके बारे में ऐसा शक पड़ता है कि किसी ने मारा है। ठीक है, अब सवाल यह कि ऐसे लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि हमें पता है इन्होंने मारा। ठीक है, लेकिन ये लोग झूठे भी हो सकते हैं। अब ये भी ठीक है कि झूठे न भी हो तो भी दुनिया को तो ये विश्वास दिलाना ही पड़ेगा। अगर इनकी बात के आधार पर हम इन्हें अमुक के, ठीक है, अमुक की हत्या के लिए दंडित करेंगे तो ये ठीक है,
इसकी पर्याप्त जांच हमने की, उसके बाद इनके कहने के आधार पर इन्हें अमुक की हत्या के लिए दंडित किया। ये दुनिया को तो विश्वास हमें दिलाना ही पड़ेगा। इसके लिए आपका ये सेक्शन बनाए गए हैं 194, 195, 196। ये प्रोसिक्यूशन केस की क्रेडिबिलिटी, उसकी साख, उसको बढ़ा देने के लिए बनाए गए कि अगर कोई व्यक्ति मरा है, ठीक है, और ऐसी परिस्थितियों में मरा है जो सामान्य परिस्थितियां नहीं कही जा सकती हैं, तो डेफिनेटली उसके शरीर पर ऐसे निशान और चिन्ह होंगे जो निशान और चिन्ह इस बात की गवाही देंगे कि उसकी मृत्यु सामान्य नहीं है। लेकिन मृत्यु सामान्य नहीं है, इसके बाद भी उसकी मृत्यु अपराध न हो, यह हो सकता है, क्योंकि असामान्य मृत्यु हमेशा अपराध होगी, ये तो नहीं है। हां, ये ठीक है कि अपराध हमेशा असामान्य मृत्यु होगा, ये सही है, ठीक है ना। लेकिन यह गलत है कि असामान्य मृत्यु हमेशा अपराध हो, ठीक है ना। अच्छा, अपराध हुआ तो भी असामान्य मृत्यु, ये तो होगी। अच्छा, अपराध हुआ इसकी जानकारी देने वाले उस समय भी हो सकते हैं जिस समय उस व्यक्ति का शव, जिसकी मृत्यु असामान्य कही जाती है, मौजूद है, उस समय भी सामने आ सकते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद भी आ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है, उसका शव हमेशा नहीं रहेगा, वो तो खत्म हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जरूरी यह है कि शव अगर मिला है और उस पर असामान्य मृत्यु घटित होने के चिन्ह हैं, ठीक है ना, और यह भी नहीं पता लग रहा कि उसकी मृत्यु का कारण क्या है, ठीक है ना। मृत्यु असामान्य है, ठीक है ना, यह तय है, लेकिन मृत्यु का कारण क्या है यह पता नहीं लग रहा, ठीक है। मृत्यु असामान्य दिख रही है, लेकिन मृत्यु का कारण नहीं पता लग रहा, और मृत्यु का कारण अपराध भी हो सकता है, अपराध नहीं भी हो सकता है। उस समय, जिस समय शव मौजूद है, मृत्यु के कारण को बताने वाले लोग हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो जरूरी यह है कि शव की परीक्षा करा ली जाए, ठीक है ना, और मृत्यु के कारण को ज्ञात कर लिया जाए। अगर मृत्यु का कारण जिन लोगों ने उत्पन्न किया है उनके बारे में सूचना है, तो सूचना यह भी होगी कि वो मृत्यु का कारण किस प्रकार उत्पन्न किया गया, गोली मारकर उत्पन्न किया गया, डुबोकर उत्पन्न किया गया, जलाकर उत्पन्न किया गया, ठीक है ना। और जो मृत्यु का कारण डॉक्टर बताएगा, तो अगर उस कारण का समर्थन यह मृत्यु का कारण कर देगा तो उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और अगर उस समय मृत्यु का कारण अज्ञात है तो शरीर तो नहीं रहने वाला, तो इसकी परीक्षा अगर अभी करा ली जाए तो जिस समय मृत्यु का कारण हमें पता लगेगा, और अगर वो अपराध हुआ तो भी यह साक्ष्य उसकी विश्वसनीयता बढ़ा देगा, ठीक है ना। और मृत्यु असामान्य ढंग से घटित दिखाई देती है, लेकिन मृत्यु का कारण हमें एकदम निश्चित पता है, तो भी, ठीक है, तब उस दशा में शव की परीक्षा कराए जाने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मृत्यु का कारण हमें डेफिनेटली पता है। लेकिन फिर भी ये सारी बातें पता कब लगेंगी, जब शव के पास मृत्यु की परीक्षा करने के लिए हम पहुंचेंगे, ठीक है ना, तभी तो पता लगेंगे कि शव पर असामान्य मृत्यु के कोई चिन्ह हैं या नहीं, ठीक है। जब पहुंचेंगे हम तभी तो जानेंगे, जब पहुंचेंगे ही नहीं तो जानेंगे कैसे। तो इसके लिए पुलिस पर जिम्मेदारी रखी गई है सेक्शन 194 के माध्यम से कि जब भी उसे कोई असामान्य मृत्यु की सूचना मिलेगी, सूचना एफआईआर से भी मिल सकती है और अदरवाइज भी मिल सकती है, लेकिन जब भी उसे
किसी असामान्य मृत्यु की सूचना मिलेगी तो वो उस स्थान पर जाएंगे और मृत्यु के कारण की जांच करेंगे, ठीक है ना, मृत्यु के कारण की जांच करेंगे। और अगर वे ये पाएंगे कि मृत्यु का कारण निश्चित नहीं किया जा सकता तो मृत्यु के कारण की जानकारी के लिए सिविल सर्जन के द्वारा पोस्टमार्टम यानी शव की परीक्षा भी करा सकते हैं, ठीक है ना। और अगर मृत्यु का कारण उन्हें डेफिनेटली पता लग जाए तो इस शब्दावली से ही स्पष्ट है कि तब वो मृत्यु के कारण की जांच के लिए पीएम नहीं कराएंगे। और इसीलिए आप देखते हैं कि कई बार होता है कि उनका फांसी लगा ली, ठीक है, और पुलिस आई और उन्होंने पंचनामा भरा, यानी ये जांच की, इसे पंचनामे की कार्यवाही सामान्य भाषा में कहा जाता है, ठीक है ना। ये पंचनामे की कार्यवाही सामान्य भाषा में कहलाती है, जो 194 और पूर्व 174 में होती थी। अब मृत्यु का कारण एकदम तय है, कोई डिस्प्यूट नहीं है कि फांसी लगाई है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि पुलिस वालों ने ऐसे ही डेड बॉडी दे दी, पीएम नहीं हुआ, ठीक है ना। कैसे हो जाता है? कुछ भी क्या पुलिस वालों की मर्जी से हो रहा कि दुनिया पुलिस वालों की मर्जी से काम कर रही? जो कुछ हो रहा सब कानून के मुताबिक। आपको कानून मालूम है या नहीं मालूम, इससे फर्क क्या पड़ता है, ठीक है ना। हो तो कानून के ही मुताबिक रहा। जब विज्ञान ये नहीं जानता था कि सिर्फ एक्सप्रेशन बदलता है, कंटेंट नहीं बदलता, वो तो हमेशा है, हमेशा रहेगा। एक रेत का कण भी नष्ट नहीं किया जा सकता। जब विज्ञान नहीं जानता था तब क्या रेत का कण नष्ट किया जा सकता था? तब भी तो नहीं किया जा सकता था। आपकी जानकारी लेट हो सकती है, चीजें तो जैसी हैं वैसी ही हैं, तो आपको मालूम नहीं कानून क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है? कानून तो जो है वो है। तो पुलिस ये तय कर सकती जब मृत्यु का कारण एकदम तय है, और जब तय नहीं है तब वो मृत्यु के कारण की जांच के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर आकर जांच करेंगे और पाएंगे अगर मृत्यु असामान्य है और किसी अपराध के कारण हुई दिखाई देती है तो वे आवश्यक रूप से पोस्टमार्टम कराएंगे मृत्यु के कारण की जांच के लिए, ठीक है। और यह मृत्यु के कारण की जांच कराने का जो उद्देश्य है वो क्या है? भविष्य में जब हम साबित करेंगे अपनी बात कि इन्होंने ही मारा और इस तरीके से मारा, ठीक है, तब ये मृत्यु के कारण की जांच सहायता देगी, ठीक है ना, उस बात को साबित करने के लिए। इसीलिए कल जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने आपसे कहा था कि पंचनामे में अभियुक्त के नाम का उल्लेख नहीं, पंचनामे में इस बात का उल्लेख नहीं कि एफआईआर लिखी थी या नहीं लिखी थी, इस बात का कोई बहुत महत्व नहीं है। मत लिखाओ, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, क्योंकि यह मृत्यु के कारण को निश्चित करने के लिए की गई कार्यवाही है। और अगर मृत्यु का कारण निश्चित नहीं हो पाता तो मृत्यु के कारण को जानने के लिए की गई कार्यवाही है, ठीक है ना। तो इससे बहुत अंतर नहीं पड़ता कि मृत्यु की सूचना पुलिस को कैसे मिली और पुलिस स्पॉट पर कैसे पहुंची, इसका बहुत अंतर नहीं पड़ता कि उसे एफआईआर से मिली या कोई र्यूमर उसने सुनी, ठीक है ना, और वो वहां पहुंच गई। एफआईआर थी या नहीं थी इसका निष्कर्ष इससे नहीं निकाला जा सकता कि पंचनामे की जो कार्यवाही हुई है उसमें एफआईआर या अभियुक्तों के नाम ज्ञात हैं या अज्ञात, इन आधारों पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकते। लेकिन कचहरी में आप देखेंगे वकील लोग पंचनामे की कार्यवाही पर जोर दे रहे होते हैं, ठीक है, कि साहब इसमें ये नहीं लिखा, इसमें ये नहीं लिखा, इसमें ये नहीं लिखा, तो फिर दे क्यों रहे जब इसका कोई महत्व ही नहीं है, सिवाय इसके कि मृत्यु के कारण की जांच के लिए की गई कार्यवाही है, सिवाय इसके। तो इसका महत्व इसमें है कि प्रोसिक्यूशन झूठ कहता है, यह साबित करना डिफेंस का काम है। प्रोसिक्यूशन कहता है कि एफआईआर हो गई थी, हमें सूचना एफआईआर से मिली,
ये प्रोसिक्यूशन का कहना है। अगर हम ये साबित करें कि 9 में से 10 में से 9 बातें इनकी झूठ हैं, तो एक ही फिर सच क्यों है भाई? अगर हम ये साबित करने में सफल हो गए कि ये आदतन झूठ बोलते हैं, इन्होंने 10 बातें बताई, उसमें से 8 झूठी हैं, ठीक है, तो 2 सच हैं, इस पर संदेह खड़ा हो जाता है। और क्रिमिनल लायबिलिटी कैसे प्रूव करनी है? युक्त संदेहों के परे। अगर एक भी संदेह खड़ा हो गया तो परिणाम दोष मुक्ति होगी, ठीक है ना? इसलिए वो संदेह खड़ा करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसका मतलब तब हो जाता है जैसे प्रोसिक्यूशन ये कह रहा है कि हमने पहले एफआईआर लिखी और एफआईआर से हमें सूचना मिली कि अमुक जगह लाश है, और हम वहां गए और हमने लाश पर ये चोटें पाई, ये कपड़े पाए, ये चीजें पाई, और फिर हमने जांच के प्रयोजन से 195 में वर्णित प्रक्रिया से अड़ोस पड़ोस के 2-3 लोग बुलाए और उनसे राय मशविरा किया मृत्यु के कारण के बारे में। उन लोगों ने भी कहा कि भाई मृत्यु का कारण कुछ निश्चित नहीं दिखाई देता, इसलिए पोस्टमार्टम करा लिया जाए। फिर हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए मामला भेज दिया। दिस इज द प्रोसिक्यूशन वर्जन। और साबित यह हो रहा है कि वादी, जिसे इंफॉर्मेंट कहा गया है कि ये इंफॉर्मेंट है, इसने एफआईआर लिखाई, वो ये कहता है पीएम की कार्रवाई 12 बजे हुई, और वो कहता है अपने स्टेटमेंट में जब वो साक्षी के तौर पर आया कि हम 4 बजे थाने गए थे। तो एफआईआर कहां से थी भाई? और एफआईआर 12 बजे 11 बजे की दर्शित हो रही। इसका मतलब यह हुआ कि एफआईआर जिस पुस्तक में लिखी जाती है वो खाली पड़ी हुई थी, वो खाली पड़ी हुई थी, और 5 बजे तुमने 11 बजे का टाइम डालकर ये एफआईआर लिख ली और पीएम। तो आपकी सारी कार्रवाई हौच पौच है, और फिर हौच पौच है तो फिर क्यों है आप बताइए? क्रमवार नहीं है। यह साबित करने में वो सफल हो जाते हैं, इसलिए इंक्वेस्ट की कार्रवाई पर वहां जोर दिया जाता है। अदरवाइज इन बातों का कोई मतलब नहीं है कि अभियुक्त, इसका नाम पंचनामे में उल्लिखित है या नहीं है, चोटों का उल्लेख है या नहीं है, एफआईआर या क्राइम नंबर उस पर पड़ा है या नहीं पड़ा, इन बातों का कोई अर्थ नहीं। लेकिन चूंकि प्रोसिक्यूशन कहता है कि हमें विशेष प्रकार से सूचना मिली, और अगर यह साबित हो कि उस प्रकार से नहीं मिली, तो आप झूठे तो साबित होते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी तो संदेह के घेरे में आती है, और डिफेंस का काम यही होता है, ठीक है। इसलिए इस पर जोर दिया जाता है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये समझ लें कि 194 मृत्यु के कारण की जांच करने की शक्ति ये पुलिस अधिकारियों को देती है उन दशाओं में जबकि मृत्यु का कारण निश्चित नहीं है, ठीक है ना। उन दशाओं में मृत्यु का कारण तय करने या तय करवाने के संबंध में कार्यवाही करने की पुलिस अधिकारी को शक्ति देती। और चूंकि कुछ अपराध अबोध और असहायों के साथ किए जाते हैं, ठीक है ना, जो अपराध से पीड़ित होता है वो इतना अबोध और असहाय होता है कि उसके साथ कानून अपने आप खड़ा होना जरूरी मानता है। इसलिए आप जब 194 को पढ़ेंगे तो 3 स्थितियां आएंगी। पहली स्थिति आपका क्या कहता है, सबसेक्शन 2 पहले पढ़ेंगे, ठीक है ना। कहता उस रिपोर्ट पर ऐसे पुलिस अधिकारी, नहीं सबसेक्शन 3 पढ़ें, जब पहले हम सबसेक्शन 3 पढ़ रहे हैं, 1-2 नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। 3 194 सबसेक्शन 3, जब मामले में किसी महिला द्वारा उसके विवाह की तारीख से 7 वर्ष के भीतर आत्महत्या अंतर्वलित है। विवाह की तारीख को अभी 7 साल नहीं हुए, ठीक है, और उसने आत्महत्या की है। कहां की है इसका सवाल नहीं है, यह नहीं लिखा है कि अपने ससुराल में की है, कहीं की है, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। मामले में किसी महिला द्वारा उसके विवाह की तारीख से 7 वर्ष के भीतर आत्महत्या अंतर्वलित है, या
मामला किसी महिला की उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु से संबंधित है जो यह युक्त संदेह उत्पन्न करती हैं कि किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसी महिला के संबंध में कोई अपराध किया है। ये युक्त संदेह उत्पन्न करती हैं, और युक्त संदेह एफआईआर से भी पैदा हो सकता है। ठीक है, हम देखने गए जब जांच करने तो शरीर पर चोटें हैं, कैसे आ गई? ये भी है कि गिरकर मृत्यु हुई है, और गिरना बंदर के पीछे दौड़ पड़ने के कारण है। जरूरी नहीं उसे कि किसी ने धक्का दिया, ठीक है, लेकिन चोट तो है। युक्त संदेह तो होता है, संदेह का युक्ति संगत आधार है, ठीक है ना। अच्छा, या मामला किसी महिला की उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर मृत्यु से संबंधित है और उस महिला के किसी नातेदार ने इस निमित्त निवेदन किया है, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है कि अगर 7 साल के भीतर डेथ हुई थी और पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही थी तो तुमने डीएम साहब को एप्लीकेशन क्यों नहीं दी? तुम डीएम साहब को एप्लीकेशन देते, पोस्टमार्टम होता, तत्काल होता, ठीक है ना, क्योंकि 7 वर्ष के भीतर है और इस निमित्त आवेदन हो गया, ठीक है ना। और डीएम पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी हैं जिले में अकॉर्डिंग टू पुलिस एक्ट, ठीक है। एसपी साहब नहीं है, जिला मजिस्ट्रेट सबसे सर्वोच्च अधिकारी, तो उन्हें आपने इस निमित्त निवेदन क्यों नहीं दिया, ठीक है। या मृत्यु के कारण की बाबत कोई संदेह, अब तू ऊपर की तीनों स्थितियां नहीं है, लेकिन मृत्यु के कारण की बाबत कोई संदेह है कि कैसे मरा, कोई चोट दिखाई नहीं देती, ठीक है, लेकिन मृत्यु का कोई कारण पता ही नहीं लग रहा, 10 मिनट पहले एकदम भला चंगा था, क्या हो गया आखिर एकदम, ठीक है ना। तो मृत्यु के कारण की बाबत कोई संदेह है, किसी ने कुछ ना किया हो, पुलिस फिर भी पीएम के लिए भेज देगी बॉडी। लावारिस मिलती तो अक्सर पुलिस भेज ही देती है, और 99% पुलिस भेज ही देती है, क्योंकि 1% अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर पूछा हमसे जाएगा तुमने भेजा क्यों नहीं, ये बताइए। तो भेज दिया, कुछ नहीं निकला तो हम बचे हैं, और न भेजा और कुछ निकल आया तब क्या होगा, ठीक है ना। तो पुलिस कभी अपने ऊपर रिस्क लेती नहीं, वो मृत्यु के कारण की बाबत कोई संदेह तो भेज ही देते हैं, ठीक है। या 5वां कहता है किसी अन्य कारण के लिए पुलिस अधिकारी ऐसा करना समीचीन समझता है। कोई भी अन्य कारण है जिसके कारण से पुलिस अधिकारी ऐसा करना समीचीन समझता है। आप किसी की भी डेथ हो जाए, अगर डीएम साहब को एप्लीकेशन दे दो, फट से तुरंत पंचनामे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अब आपको यह लगता है कि पंचनामे की कार्रवाई पोस्टमार्टम कराने के लिए हो रही, यद्यपि यह सही है, लेकिन कानून की नजर में आपने एप्लीकेशन दी, अब वो आएंगे, जांच करेंगे और फिर इस बात से संतुष्ट होंगे कि क्या आपके द्वारा दी गई एप्लीकेशन ठीक है और ऐसा करना समीचीन है। यद्यपि वो अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए यही करना हमेशा समीचीन समझेंगे कि पीएम के लिए भेज दिया जाए, करेंगे वो यही, लेकिन जो सही स्थिति है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कहता है अन्य कारण से पुलिस अधिकारी ऐसा करना समीचीन समझता है, तब ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, ये नियम कहां बने, पुलिस रेगुलेशन आप पढ़ेंगे वहां बने, ठीक है ना, वहां बने हुए, तब ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किए जाए हैं, वह अधिकारी यदि मौसम ऐसा है और दूरी इतनी है कि रास्ते में शरीर के ऐसे सड़ने के जोखिम के बिना जिससे उसकी परीक्षा व्यर्थ हो जाए, ठीक है ना। अब तो ऐसा होता नहीं, अब तो डीएनए प्रोफाइल और सब 20 चीजें आ गई, ठीक है ना, व्यर्थ हो जाए, उसे भिजवाया जा सकता है, तो शरीर को उसकी परीक्षा की दृष्टि से निकटतम सिविल सर्जन के पास या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अन्य अर्हित चिकित्सक के पास भेजेगा, ठीक है। काहे के लिए, मृत्यु के कारण को पता करने के लिए, ठीक है। और फिर कहता निम्नलिखित मजिस्ट्रेट मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त हैं, अर्थात कोई ये सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 1 से संबंध रख रहा है, हमने 3 पहले पढ़ दिया ना, अब 194 सबसेक्शन 1 पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। जब पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतः सशक्त किए गए किसी अन्य पुलिस अधिकारी को यह इत्तिला मिलती है, अब उन्होंने क्या कर रखा है, जिला अस्पताल में ही एक चौकी बना दी है और वहीं एक सब इंस्पेक्टर बैठा दिया और उसे पूरे जिले के लिए सशक्त कर दिया है,
तो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किए गए पुलिस अधिकारी को ये सूचना मिलती है। और अधिकतम जो असामान्य मृत्यु है वो जिला अस्पताल ही जाती है पहले, ठीक है। गोली लगेगी तो वहां पहुंचेगा, घायल होगा तो वहां पहुंचेगा, कुछ भी होगा तो वहां उन्होंने बैठा रखा है, ठीक है। जरूरी नहीं उसी को आप कहीं भी थाने को देंगे तो भी, क्योंकि लिखा है ना, जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किए गए किसी अन्य पुलिस अधिकारी को यह इत्तला मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है, यह भी असामान्य मृत्यु है, ठीक है, आत्महत्या कर ली है, अथवा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, ठीक है, यानी मर्डर वगैरह हुआ है, या जीव जंतु द्वारा। अब जीव जंतु द्वारा मरा, ये सही है, सांप ने काटा, लेकिन सांप तुमने फेंका था या नहीं फेंका था, ये भी तो हो सकता है तुमने फेंका हो, और जब तुमने फेंका तो ये कत्ल है, फिर तो ये कत्ल है। आप नहीं जानते थे कि सांप के काटने से क्या होगा। और अगर आप ये कहते हैं कि हमने मजाक मजाक में फेंका था, ठीक है, वो तो पनियल सांप था, काटता तो भी कुछ नहीं होता, तो 304 है, आदमी का हार्ट फेल हो सकता है, ठीक है। तो आपने काहे किया ये हरकत, जीव जंतु से मौत हुई है, लेकिन कैसे हुई, ठीक है। आपने किसी व्यक्ति को ठंड में बिना कपड़ों के छत पर लिटाल दिया, तो ठंड से मर गया, तो भी तो कत्ल है। कत्ल को जरूरी गोली से मारा जाएगा, ये कहां लिखा है गोली से मारा जाएगा? ये लिखा है कि जब कोई काम इस आशय से या इस ज्ञान के साथ किया जाए कि परिणाम मानव मृत्यु हो सकती है और मानव मृत्यु हो गई तो कत्ल हो सकता है, कल्पेबल होमिसाइड यही हो गया। अब आगे देखा जाएगा, 300 की स्थितियां आएंगी तो कत्ल होगा, नहीं तो नहीं, ठीक है ना। तो कहता है यह जीव जंतु द्वारा या किसी यंत्र द्वारा या दुर्घटना द्वारा मारा गया है। अब यह हो सकता है कि इस समय हमें पता लग रहा है जीव जंतु द्वारा मारा गया है, ठीक है, इस समय हमें पता लग रहा है शेर ने खा लिया, मालूम पता है, बाद में पता यह लगता है कि इन्हें मालूम था इसी गन्ने के खेत में बाघ छुपा बैठा हो, इन्हें धक्का दे दिया उसी बाघ उसी खेत में, तो पता तो यही लगेगा ना प्रथम था कि जीव जंतु द्वारा मारा गया। बाद में कोई चरवाहा आएगा वो बताएगा धक्का तो इनने दिया था और इनने घुसते देखा था बाघ, ठीक है, तो अब ये कत्ल है। तो और जिस समय वो चरवाहा आएगा जरूरी नहीं है, ठीक है, कि उस समय तक शव बचा रहे, इसलिए मृत्यु समीक्षा अभी जरूरी है, मृत्यु समीक्षा अभी जरूरी। अब यह भी हो सकता है सूचना हो, यह भी हो सकता न हो। तो जो सेक्शन का उद्देश्य है वो केवल और केवल प्रोसिक्यूशन केस को साख देना, उसकी विश्वसनीयता को बढ़ाना, ठीक है, जब जरूरत पड़े प्रोसिक्यूशन के केस को साबित करने की, उसको, ठीक है, साबित करने में मदद देना, ये इस सेक्शन का उद्देश्य है। लेकिन कई बार प्रोसिक्यूशन ने जो कहा उसकी सत्यता की जांच के लिए भी पंचनामे में जो कुछ लिखा है पुलिस अधिकारी ने उसका उपयोग हो सकता है, ठीक है ना। ये तो कहता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो वह मृत्यु समीक्षाएं करने के लिए सशक्त निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट को तुरंत उसकी सूचना देगा, यानी पुलिस अधिकारी या, ठीक है, इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विशेषतया सशक्त किसी अन्य पुलिस अधिकारी, इसे यह सूचना मिल रही है कि इन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, किसी जीव जंतु ने कारित की है, किसी दुर्घटना यंत्र द्वारा कारित हुई है, ठीक है, या फिर किसी ने किसी को मार डाला है या किसी ने आत्महत्या कर ली है, तो निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम या डीएम निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उसकी सूचना देंगे, ठीक है। और जब तक राज्य सरकार द्वारा विहित किसी नियम द्वारा या जिला या उपखंड मजिस्ट्रेट के किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न हो वह उस स्थान को जाएगा। जैसे अन्यथा निर्दिष्ट है कि अगर महिला का मामला है तो आप कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो नायब तहसीलदार वगैरह भी होते हैं, ठीक है, उन्हें विशेषतया सशक्त इस काम के लिए किया गया है, तो अगर उनका विशेष आदेश है कि उन्हें सूचना दो तो आप उन्हें देंगे, अदरवाइज स्वयं आप उस स्थान पर जाएंगे, ठीक है ना, जहां ऐसे मृत व्यक्ति का शरीर है और वहां पड़ोस के 2 या अधिक प्रतिष्ठित निवासियों की उपस्थिति में अन्वेषण करेगा। अन्वेषण यानी तथ्यों की खोज करेगा, तथ्यों की खोज यानी शरीर पर कितनी चोटें हैं,
कपड़े हैं नहीं है, ठीक है ना, इन सब परिस्थितियों का, तथ्यों का अन्वेषण करेगा और मृत्यु के दृश्यमान कारण की रिपोर्ट तैयार करेगा। दृश्यमान कारण, ठीक है, जो दृश्यमान कारण हो सकता है वो वास्तविक कारण न हो, यह भी हो सकता है। दृश्यमान कारण तो चोटें दिखाई दे रही और बाद में पता ये लगा कि सदमे से और अत्यधिक रक्तस्राव से मृत्यु हुई है, ठीक है ना, पता ये लग रहा है, ठीक है। तो दृश्यमान कारण की रिपोर्ट तैयार करेगा और ये लिखा होता है पीएम रिपोर्ट पे, ठीक है ना, वो सॉरी पीएम रिपोर्ट करें पंचनामे पे, आप पढ़ेंगे उसको तो उसमें यही सब लिखा होता है। हालांकि वो नबी हो तो भी तथ्य के साक्षी साबित कर सकते हैं कि इन्होंने ही मारा और इस तरह ही मारा, लेकिन अगर उसमें जो लिखा है और जो तथ्य के साक्षी बता रहे हैं इनमें साम्य है तो तथ्य के साक्षी की विश्वसनीयता तो बढ़ी जाती है। वे तथ्य के साक्षी बताते हैं कि साहब इनने डुबोकर मार डाला, ठीक है, और पंचनामे में लिखा है कि चेहरा नीला पड़ा हुआ था, ठीक है ना, तो रक्त जब नहीं जाएगा तभी तो नीला पड़ेगा। और जब पीएम हुआ तो डॉक्टर बताता है कि डूबने से व्यक्ति के शरीर में जो परिवर्तन होंगे आंतरिक अंगों में वे सब मौजूद थे, तो उनके साक्ष्य की विश्वसनीयता ये बढ़ गई, ठीक है ना। लेकिन उनका साक्ष्य इनसे मेल नहीं खा रहा, सिर्फ इसी आधार पर डिस्कार्ड नहीं हो जाएगा, उनका साक्ष्य मेल नहीं खा रहा, लेकिन इनके बारे में साबित कर दिया कि 2 बार रिश्वत लेते हुए जेल जा चुके हैं, ठीक है, अभी भी इन पे 5 मुकदमे चल रहे हैं रिश्वत के। ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इनने पीएम में जो लिख दिया ये गलत है, ठीक है ना। तो सारी चीजें विचारणा में तय होंगी, लेकिन इस सेक्शन का जो उद्देश्य है वो क्या है, प्रोसिक्यूशन की एविडेंस को विश्वसनीय बनाना, उसे और ज्यादा विश्वसनीयता देना, ये इस सेक्शन का उद्देश्य है, ठीक है ना। आपका कहता है जिसमें दृश्यमान कारण की रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें ऐसे घावों, अस्थिभंगों, नीलों और क्षति के अन्य चिन्हों का जो शरीर पर पाए जाए वर्णन होगा, ठीक है ना। ये सब लिखा होता है, आप पढ़ेंगे पंचनामे को तो ये सब चीजें उसमें लिखी होती हैं, ठीक है। और यह कथन होगा कि ऐसे चिन्ह किस प्रकार से और किसी आयुध या उपकरण द्वारा यदि कोई हो किए गए प्रतीत होते हैं। आप पंचनामा पढ़ेंगे तो उसमें लिखेगा कि पंचों और मुझ एसआई की यह राय है कि इस व्यक्ति की मृत्यु अमुक प्रकार से हुई होगी, किंतु सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम करा लिया जाए, ये मेरी और पंचों की राय है, इस ढंग का लिखा होता है उस पर, ठीक है ना। तो ये सब होगा और किस सेक्शन की अपेक्षा के अनुरूप है, ये 194 सबसेक्शन 1 उसकी अपेक्षा के मुताबिक। फिर कहता है उस रिपोर्ट पर ऐसे पुलिस अधिकारी और अन्य व्यक्तियों द्वारा या उनमें से इतनों द्वारा जो उससे सहमत हैं हस्ताक्षर किए जाएंगे। पंचनामे पे पंचों के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है, और वह जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को 24 घंटों के भीतर तत्काल भेज दी जाएगी, ठीक है। नहीं पंचनामा पहले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या जाता है, कई बार अदालत में नहीं होता है, ठीक है, तो हम लोग एप्लीकेशन देके वहीं से तलब कराते हैं क्योंकि वो उन्हीं के पास होता है, ठीक है ना। और वो यहां लिखा है कि वहां भेज दिया जाएगा, इसलिए वहां भेजा जाता है। और सबसेक्शन 3 ये बताता है कि किन किन मामलों में आवश्यक रूप से आप ये कार्यवाही करेंगे और किन मामलों में आपको विवेक का अधिकार है कि आप चाहें तो मृत्यु के कारण को सुनिश्चित करने के लिए ये कार्रवाई कर लें और चाहें तो न भी करें, ठीक है। अच्छा, और सबसेक्शन 4 कहता निम्नलिखित मजिस्ट्रेट मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त हैं। जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट और राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इसमें विशेषतः सशक्त किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अक्सर वो नायब तहसीलदार को ही कर देते हैं, तहसीलदार कर देते हैं क्योंकि बाकी लोगों के पास बहुत काम होता है, ये सब काम वही उन्हीं से कराते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो लोग भी एसडीएम डीएम वो भी सशक्त हैं। अच्छा, फिर कहता है व्यक्तियों को सम्मान करने की शक्ति। अब सवाल यह है जब वो मृत्यु के कारण की जांच करने स्थल पर पहुंचेगा तो मृत्यु के कारण की जांच कैसे करेगा, वह तथ्यों का अन्वेषण भी उसे करना है। कैसे मरा, अड़ोस पड़ोस के लोगों से तो पूछेगा, पता भी चल सकता नहीं भी चल सकता, दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन पता भी तो चल सकता है। और अगर पता भी चल सकता है तो पूछताछ में बुराई क्या है। और पूछताछ करने के लिए सम्मन जारी करना,
ठीक है, ये भी तरीका है और बुला लेना ये भी तरीका है, दोनों बातें, ठीक है ना। तो कह रहा है कि सम्मन जारी करने की शक्ति, यहां अधिकार कैसे, शक्ति के स्वरूप में है, और शक्ति का उपयोग आप करो या न करो, शक्ति के उपयोग का अवसर आए तो जरूर करो, उसी के लिए तो दी जाती है, और अवसर न हो फिर भी करो तो तुम या तो छिछोरे हो भाई, ये छिछोरा ही ये करता है कि शक्ति के उपयोग का अवसर नहीं, फिर भी ये दिखाने के लिए कि हमें शक्ति है, शक्ति का प्रयोग करता है तो गधा ही होता है, या शक्ति का दुरुपयोग करता है, ठीक है ना। तो कहता है धारा 194 के अधीन कार्रवाई करने वाला पुलिस अधिकारी यथापूर्वक दो या अधिक व्यक्तियों को उक्त अन्वेषण, जो ऊपर करना है उसे, उक्त अन्वेषण के प्रयोजन से और किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जो मामले के तथ्यों से परिचित प्रतीत होता है, क्योंकि हो सकता है अन्वेषण शुरू हो गया हो, एफआईआर लिख गई हो, लिखित आदेश द्वारा सम्मन कर सकता है, और ऐसे सम्मन किया गया प्रत्येक व्यक्ति हाजिर होने के लिए और उन प्रश्नों के सिवाय जिनके उत्तरों की प्रवृत्ति उसे आपराधिक आरोप या शास्त्रीय समर्पण की आशंका में डालने की है, सब प्रश्नों का सही सही उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा। तो इसे दोबारा स्पष्ट करने की कोई जरूरत नहीं, 162 में हम लोग पढ़ के आए। अब ये समझ लीजिए कि अगर अन्वेषण चल रहा है, अब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और पुलिस अधिकारी को ये कसम दिए जा रहे हैं, तो इनका उपयोग भी 162 के प्रतिबंध के अंतर्गत ही रहेगा। 162 + 19 यानी वर्तमान में 181, यानी ये साक्षी अगर न्यायालय में आ गया अभियोजन साक्षी के तौर पर, तो उस समय ये जो कथन करेगा उन कथनों का खंडन करने के लिए, ना कि समर्थन करने के लिए, ठीक है। परंतु 15 वर्ष से कम आयु या 60 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति या महिला या मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति या गंभीर बीमारी से ग्रस्त कोई व्यक्ति से उस स्थान के सिवाय जहां ऐसा व्यक्ति रहता है किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। तो ये सारी बातें वहां हम लोगों ने देखी। परंतु यह और कि यदि ऐसा व्यक्ति पुलिस थाने पर हाजिर होने और उत्तर देने के लिए सहमत न हो तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा, यानी वारंट नहीं जारी होगा। वारंट तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए ही जारी होता है, वो उपस्थित नहीं होना चाहता तो आप जाइए उसके घर पे, ठीक है। यदि तथ्यों से ऐसा कोई संज्ञेय अपराध जिसे धारा 190 लागू है प्रकट नहीं होता तो पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति से मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हाजिर होने की अपेक्षा नहीं करेगा, यानी जो पंच साक्षी होंगे या जिनको वो अन्वेषण के प्रयोजन के लिए बुलाएगा, ठीक है, उपरोक्त अन्वेषण के प्रयोजनों से, उनसे जैसे एफआईआर के आधार पर ही वो पंचनामा कर रहा है तो 190 जिसको लागू होती है, ऐसे संज्ञेय अपराध का होना प्रकट हो रहा है। तब तो 190 में वर्णित जो बॉन्ड है वो इन व्यक्तियों से लेगा कि अगर न्यायालय में विचारण के दौरान एज ए विटनेस तुमसे हाजिर होने की अपेक्षा की जाती है तो आप हाजिर होंगे, इस आशय का बॉन्ड दीजिए, और अगर नहीं देंगे तो कस्टडी में भी ले लेगा और फिर मजिस्ट्रेट के पास भी भेज देगा, ठीक है ना। और मजिस्ट्रेट के पास या तो ये कस्टडी में रहेंगे या बॉन्ड देंगे, ठीक है। तो ये स्थिति रहेगी। अदरवाइज अगर नहीं प्रतीत होता तो खाली पंचों से कोई बॉन्ड लेने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है ना। अच्छा, 196 कहता मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेटी जांच, ठीक है। अब मजिस्ट्रेट जांच करेगा। कहता है जब मामला धारा 194 की उपधारा 3 के खंड 1 या खंड 2 में निर्दिष्ट प्रकृति का है, यानी महिला ने आत्महत्या की है, 7 वर्ष के भीतर या 7 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु हुई है और उसके साथ कोई अपराध हुआ है, इसका युक्त संदेह उत्पन्न होता है, ठीक है ना, युक्त संदेह उत्पन्न हो रहा है। तब मृत्यु के कारण की जांच पुलिस अधिकारी द्वारा किए जाने वाले अन्वेषण की बजाय या उसके अतिरिक्त वह निकटतम मजिस्ट्रेट करेगा जो मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त है। इसीलिए आप देखेंगे 304B में हमेशा नायब तहसीलदार या तहसीलदार ये लोग करते हैं, ठीक है ना, पुलिस अधिकारी के अतिरिक्त, ठीक है, या उनके स्थान पर। तो अक्सर होता है पुलिस जो मौके पर मौजूद है उससे वो लिखवाते हैं, और यही लिखा होता पंचनामे में कि मुझ तहसीलदार द्वारा या मुझ नायब तहसीलदार द्वारा मौके पर मौजूद एसआई फला फला से ये सब कुछ बोल बोल कर लिखवाया गया, यही लिखा होता है, ठीक है ना। अच्छा,
और धारा 194 की उपधारा 1 में वर्णित किसी अन्य दशा में इस प्रकार सशक्त किया गया कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकेगा। ठीक है, यानी अन्य कारण, ठीक है, महिला का मामला नहीं है लेकिन अन्य कारणों से वो मृत्यु समीक्षा करने के लिए उचित समझ रहा है, तो कोई अन्य मजिस्ट्रेट वो ऐसा कर सकता है पुलिस द्वारा किए जाने वाले अन्वेषण के अतिरिक्त या उसके स्थान पर। ठीक है ना। अच्छा, और यदि वह ऐसा करता है तो उसे ऐसी जांच करने में वे सब शक्तियां होंगी जो उसे किसी अपराध की जांच करने में होती हैं। अपराध की जांच करने में उसे क्या शक्ति होती है? आहूत करने की, सम्मन भेजकर, और सम्मन भेजकर आहूत करने की शक्ति के साथ साथ वारंट जारी कर देने की शक्ति ये भी होती है। ठीक है ना। और आपका वारंट जारी करने के अतिरिक्त वो 82, 83 सब प्रकार की आदेशिकाएं जारी कर सकता है अपराध की जांच करने में। ठीक है ना। तो कहता है अपराध की जांच करने में होती है जहां कोई व्यक्ति मर जाता है, और ये मृत्यु समीक्षा ही हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, जहां कोई व्यक्ति मर जाता है, और इसका उद्देश्य क्या है? प्रोसिक्यूशन के केस को विश्वसनीयता देना, सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, जहां कोई व्यक्ति मर जाता है या गायब हो जाता है या किसी महिला के साथ बलात्संग किया जाना अभिकथित है, तो उस दशा में जबकि ऐसा व्यक्ति या महिला पुलिस अभिरक्षा में या इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिरक्षा में, यानी कस्टडी में रेप हुआ है या कस्टडी में मृत्यु हुई है। ठीक है ना। जब पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में किसी के यहां तो होंगे ही, उसमें ऐसा हुआ है, तब वह पुलिस द्वारा की गई जांच या किए गए अन्वेषण के अतिरिक्त ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर अपराध किया गया है जांच की जाएगी। यानी कास्टोडियल डेथ का मामला है या कास्टोडियल रेप का मामला है तो जांच की जाएगी। ठीक है, और ऐसे जांच करने में उसे एक अपराध की जांच करने में जो शक्तियां होती हैं वो सारी की सारी रहेंगी, यानी साक्षियों वगैरह को बुला सकेगा। और कहता है ऐसी जांच करने वाला मजिस्ट्रेट उसके संबंध में लिए गए साक्ष्य को इसमें इसके पश्चात विहित किसी प्रकार से मामले की परिस्थितियों के अनुसार अभिलिखित करेगा। यानी जैसे संबंध मामले में रिकॉर्ड होता है वैसे रिकॉर्ड कर सकता है, जैसे वारंट मामले में होता है वैसे रिकॉर्ड कर सकता है, या सेशन मामलों में जैसे रिकॉर्ड होता है वैसे भी कर सकता है। जब कभी मजिस्ट्रेट के विचार में यह समीचीन है कि किसी व्यक्ति के जो पहले ही गाड़ दिया गया है मृत शरीर की इसलिए परीक्षा की जाए कि उसकी मृत्यु के कारण का पता चले, तब मजिस्ट्रेट उस शरीर को निकलवा सकता है और उसकी परीक्षा करा सकता है। ठीक है, फ्यूनरल हो गया है लेकिन फ्यूनरल गाड़ कर किया गया है, यानी मिल सकता है शरीर, अभी मिल ही नहीं सकता तब तो बात ही अलग हो गई, लेकिन मिल सकता है तो फिर निकलवाया जा सकता है। जहां कोई जांच इस धारा के अधीन की जाती है वहां मजिस्ट्रेट जहां कहीं साध्य है मृतक के उन नातेदारों को जिनके नाम और पते ज्ञात हैं इत्तिला देगा और उन्हें जांच के समय उपस्थित रहने की अनुज्ञा यह भी देगा। उपधारा 2 के अधीन यथास्थिति जांच या अन्वेषण करने वाला मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति की मृत्यु के 24 घंटे के भीतर उसकी परीक्षा किए जाने की दृष्टि से शरीर को निकटतम वही सर्जन या अन्य अर्हित व्यक्ति के पास भिजवा सकेगा और जांच करा सकेगा। एक बात हमारी भी जानकारी में नहीं है, पता करने की कोशिश करेंगे और पता लगेगी तो बताएंगे भी, कि अगर शरीर जला दिया गया है और वो जांच कर रहे हैं, करते भी हैं, ठीक है, और साक्ष्य को अभिलिखित कर रहे हैं, तो ये जो साक्ष्य आएगा इसका अल्टीमेटली क्या होगा, विचारण में इसका उपयोग होगा नहीं होगा, तो किस प्रकार से होगा। ये जैसे ये लिखा है ना कि मजिस्ट्रेट बलात्संग का मामला है कास्टोडियल या कास्टोडियल डेथ का मामला है तो जांच करेंगे। अब कास्टोडियल बलात्कार का मामला है, ठीक है, तो आप जांच कर रहे हो, ठीक है, साक्ष्य ले रहे हो, अभिलिखित कर रहे हो, तो फिर इसका होगा क्या अंततः, ये जो आपने अभिलिखित किया कि विचारण में शामिल होगा, अन्वेषण में शामिल होगा, उपयोग होगा नहीं होगा, क्या होगा अंततः इसका, ये मेरी भी अभी जानकारी में नहीं है, इसलिए हम इस संबंध में कुछ नहीं बता सकते। पता करने की कोशिश करेंगे और पता लगेगा तो आपको जरूर बताएंगे। ठीक है ना। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर खत्म हुआ। अब बात चलेगी जुरिस्डिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है ना, दंड न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। क्योंकि अगर किसी भी अपराध के
विचारण का अधिकार या उसके संबंध में जांच का अधिकार किसी को भी मिल जाएगा, या उसके संबंध में अन्वेषण करने का जो अधिकार है किसी भी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मिल जाएगा, तब तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। एक ही स्थान पर हुए अपराध के संबंध में 5 न्यायालय एक साथ जांच करना शुरू कर देंगे, 600 अन्वेषण करना शुरू कर देंगे, 10 जगह उसका विचारण शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। यह तय करना पड़ेगा कि कोई अपराध कितने स्थानों पर विचारित हो सकता है, कितने स्थानों पर उसके संबंध में जांच की जा सकती है, कितने स्थानों पर उसके संबंध में अन्वेषण चल सकता है। ठीक है, क्योंकि एक ही अपराध शाहजहांपुर में हो गया, बंबई में भी विचारण शुरू हो गया, कन्याकुमारी में भी शुरू हो गया, तमिलनाडु में भी शुरू हो गया, क्योंकि जिसके साथ अपराध हुआ था उसका एक भाई बंबई में था, एक तमिलनाडु में था, एक बिहार में था, सब शुरू हो गया। तो कहां कहां क्या क्या होगा, और एक ही अपराध की जांच 50 जगह चले, इससे लाभ भी क्या होगा। और 50 लोग करें, उनमें से 45 ने कहा दोषी, 5 ने कहा निर्दोष, माने किसे। तो एक अव्यवस्था की स्थिति पैदा होगी। और प्रक्रिया ये काहे के लिए बनती है, इसीलिए बनती है ताकि सुविधा के साथ सारे काम हो सके, बनाई इसीलिए जाती है ठीक प्रकार से, सम्यक ढंग से सारी चीजें हों। तो इसलिए तय करना पड़ेगा कि किसी भी अपराध की जांच और विचारणा ये किन स्थानों पर हो सकेंगे, और अगर कोई अपराध हुआ है तो उसका अन्वेषण कौन कर सकेगा। आधा उत्तर उस समय आ चुका है जब हम लोगों ने 175(1) पढ़ा। ठीक है ना, क्योंकि उस समय कहा था उसने कि किसी भी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को उस अपराध का अन्वेषण करने की अधिकारिता होगी जिस अपराध के संबंध में उसके थाना क्षेत्र पर अधिकारिता का प्रयोग करने वाले न्यायालय को विचारण की अधिकारिता है। ये बात कही थी उसने, और हमने कहा था कि ये लाइन अभी थोड़ी थोड़ी स्पष्ट होगी, आपको पूरी स्पष्ट नहीं होगी। ये पूरी स्पष्ट तब होगी जब हम दंड न्यायालयों का क्षेत्राधिकार इस पर बात करेंगे। तो अब वो चैप्टर 14 ये शुरू हो गया, ये शुरू हो जाएगा, और इसमें हम लोग देखेंगे कि पर्टिकुलर ऑफेंसेस, जो विशेष अपराध होंगे, उनके संबंध में विचारण के स्थान विशेष होंगे। कई बार ऐसा भी होगा, सामान्य नियम तो यही रहेगा, पहला नियम यही होगा कि अपराध जहां हुआ उसका विचारण वहीं होगा, पहला नियम तो यही होगा। लेकिन यह नियम अंतिम नहीं हो सकता, क्योंकि अपराध ऐसे भी हैं जो भिन्न भिन्न कामों से मिलकर अपराध बनते हैं। वे भिन्न भिन्न काम स्वयं में अपराध होते हैं और मिलकर भिन्न अपराध बना देते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है, एक अपराध को करने में कई काम किए गए हैं और वे काम भिन्न भिन्न स्थानों पर हुए हैं। अपराध ऐसा है जो परिणाम देता है, एक स्थान पर काम किया गया, एक स्थान पर परिणाम निकला। अपराध ऐसा है जिसमें संपत्ति का आदान प्रदान हुआ है, संपत्ति एक जगह मिली, ठीक है, जिन्होंने संपत्ति का आदान प्रदान किया अर्थात चोर, वो दूसरी जगह मिले और चोरी तीसरी जगह हुई, ये भी हो सकता है। ठीक है, व्यपरण अपहरण, एक जगह व्यपृत मिला, एक जगह व्यपरणकर्ता मिला और एक स्थान वो जहां से व्यपृत को व्यपृत किया गया। तो ऐसे बहुत सारे अपराध होंगे। तो इन अपराधों के विचारण, जांच और अन्वेषण की अधिकारिताएं किन एसएचओ और किन न्यायालयों को रहेंगी, ये अब इस अध्याय में बताया जाएगा। इस पर चर्चा कल करेंगे, देखेंगे।